नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु सिंह। आज आप लोगों के बीच में भारत और चाइना के बीच में जो 1962 का युद्ध हुआ था उसके बारे में डिस्कस करने के लिए यहाँ पे आया हूँ। बहुत सारे लोग बोल रहे हो कि ये नया तो कुछ है नहीं है, हम लोग तो जानते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके बारे में हम डीपली नहीं जानते और जो हमको जानना चाहिए एक्चुअल में देखा जाए तो हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आप लोगों का, स्टार्ट करते। भारत और चाइना दोनों देशों का उदय लगभग एक ही साथ हुआ था। अगर भारत अंग्रेज़ों से आज़ादी लिया 1947 में, तो वही चाइना जो कि 1949 में नया शासन के साथ स्टार्ट हुआ, जिसको पीपुल रिपब्लिक ऑफ चाइना बोलते हैं, जिसके हेड थे चाओ एनलिंग। अब आप बोलेंगे कि समस्या कहाँ पे है। समस्या तब आती है जब 1950 में चाइना अटैक कर देता है तिब्बत पे। तिब्बत वो जगह था जहाँ पे भारत और चाइना के बीचों बीच पड़ रहा हुआ था। एक तरह से वो सीमा रेखा का काम करता था, एक बोल सकते हैं बफर। मतलब दोनों सीमाएं हैं, भारत की भी सीमा तिब्बत से लगी हुई थी और चाइना की भी सीमा तिब्बत से लगी हुई थी। इसलिए भारत उस समय सेफ था। चाइना का बॉर्डर इंडिया से उतना टच में नहीं था। 1950 में जब चाइना ने तिब्बत को अपने कब्जे में लिया तो वहाँ के जो शासक थे दलाई लामा, सब लोग जानते होंगे दलाई लामा को, बौद्ध गुरु, स्पिरिचुअल गुरु, वो वहाँ के शासक थे। वो भाग के इंडिया आए। उन्होंने रिक्वेस्ट किया पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से, जो कि उस समय प्रधानमंत्री थे अपने देश के, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उस समय परिस्थितियाँ कुछ ऐसी रही होंगी कि हम लड़ नहीं सकते थे, क्योंकि देश वो आज़ाद हुए 15 साल हुए थे। उन्होंने मना कर दिया, लेकिन प्रॉब्लम क्या वहीं से शुरू होती। प्रॉब्लम के और भी बहुत सारे रीज़न थे। दूसरा रीज़न जो मैं बताने जा रहा हूँ वो है मैकमोहन। मैकमोहन रेखा वो रेखा है जो भारत और चाइना को बांटती है, अलग अलग करती है। लेकिन चाइना इस मैकमोहन रेखा को जबरन थोपी हुई रेखा मानता है। वो मानने को तैयार नहीं है कि ये रेखा एक्चुअल रेखा है, क्योंकि उसका मानना है कि बहुत सारे ऐसे पार्ट जो मैकमोहन रेखा के थ्रू इंडिया में आते हैं वो कभी न कभी चीन के शासकों द्वारा जीते गए थे और वो चाइना के हिस्सा बने थे। भारत मैकमोहन रेखा को मानता है। अब आगे की बात बताते हैं उसमें हुआ क्या। उस समय के जो गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने एक बार आगाह भी किया था कि भैया प्रधानमंत्री जी, आप चाइना से सतर्क रहिए, आप चाइना पे नज़र बनाए रखिए, आप चाइना को हल्के में मत लीजिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल ही नहीं, बहुत सारे उस समय के जो नेता थे, जो सचिवालय में थे, उन्होंने लिखा था पंडित जी आप चाइना पे भरोसा नहीं कर सकते। दूसरी समस्या आप सुन के थोड़े हैरान होंगे, लेकिन अजीब भी लगेगा कि उस समय प्रधानमंत्री का पद और विदेश मंत्री का पद पंडित जी के पास ही था। मतलब दो महत्वपूर्ण पद उन्हीं के पास थे, एक तो खुद प्रधानमंत्री का और दूसरा ये। अब आते हैं बात आगे। टेंशन तो हमेशा बनी रहती थी, पहले तिब्बत को लेके, दूसरा अक्साई चीन जिसको चाइना अपना हिस्सा मानता था। अब हम डिस्कस करते हैं उसके बाद हुआ क्या। खत तो लिख दिया इन्होंने, मैकमोहन रेखा को मानने को तैयार नहीं था चाइना। तो अभी क्या हुआ, वहाँ के भारत के जो चीन में एम्बेसडर थे उनको पंडित जी ने खत लिखा। उन्होंने अपनी मंशा जताई कि आप वहाँ के जो शासक हैं चाओ एनलिंग से मिलिए और बात कीजिए कि मैकमोहन रेखा के बारे में उनका थॉट क्या है। लेकिन जो पाड़ीकर साहब थे उनको कोई सफलता तो खास सफलता मिली नहीं, और वो ऐसे ही एक अपना ऑब्जर्वेशन खत लिख के भेज दिया कि भारत को चाइना से कोई भी खतरा नहीं। सेकेंड गलती, पहले तो जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो गृह मंत्री थे उन्होंने लिखा, उन्होंने आगाह किया, उसके थ्रू उन्होंने जो प्रेशर बनाया उसकी वजह से नेहरू जी ने ये सब किया, लेकिन उसका रिजल्ट कुछ आया नहीं एक्चुअल में देखा जाए। जो भी रीज़न रहा हो, लेकिन रिजल्ट आया। तीसरी एक बात महत्वपूर्ण है, उस समय के जो रक्षा मंत्री थे वीके कृष्ण मेनन, और उस समय के जो जनरल थे जनरल थयप्पा, इन दोनों लोगों में बनती नहीं थी। अब देखिए विडंबना, देखिए रक्षा मंत्री और जनरल दोनों में जम नहीं हुई। अभी हम युद्ध जीते तो कैसे जीते। बहुत आप सोच रहे होंगे कि ये सब हो क्या रहा है।
थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। 19 अप्रैल 1954 को भारत और चाइना में पंचशील समझौता हुआ और दोनों देशों ने सहमति जताई कि हम मिलजुल के काम करेंगे, हम शांति पे बात करेंगे, हम कुछ भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे दोनों देशों के रिश्ते बिगड़े। लेकिन क्या चीन ने ऐसा किया? वो तो आपके सामने है। 26 नवंबर 1956 को दलाई लामा फिर से भारत आया। उन्होंने फिर से नेहरू जी से रिक्वेस्ट किया। इस बार नेहरू जी खुद मिलने के लिए दलाई लामा जी को पहुंचे और ये बात चीन को नागवार गुजरी। चीन को पसंद ही नहीं आई कि क्यों दलाई लामा को पंडित जी मिलने गए। इसी बीच एक और बहुत बड़ी घटना हुई जिसके लिए आज भी पंडित नेहरू जी के लिए कटाक्ष किए जाते हैं, क्रिटिसाइज किया जाता है उनके लिए, उनकी इस निर्णय के लिए। क्या था? 6 दिसंबर 1960 को पंडित नेहरू जी ने चीन को संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता के लिए वकालत कर दी, जिसका खामियाजा हमको आज तक भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि देखा जाए तो उस समय सारे देश चाहते थे कि भारत संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बने, लेकिन नेहरू जी का मानना था कि हम लोगों को किसी से खतरा नहीं है, हम लोगों से किसी की दुश्मनी नहीं है, तो हम लोगों को इसमें आने की ज़रूरत नहीं है, जो भी रहा, जो भी उनकी सोच रही। और उसके बाद वो भी दिन आया अक्टूबर, जब चाइना ने भारत पे आक्रमण कर दिया। नेपाल से लद्दाख तक चाइना ने भारत पे आक्रमण किया। भारत 1 महीने का युद्ध जो चला उसमें हार गया। उसमें से एक उस समय के जनरल थे, उन्होंने बोला था कि हम लोगों ने तो युद्ध करा ही नहीं, तो हारने की बात ही क्या है। युद्ध किया नहीं मतलब जिस तरह से युद्ध लड़ना चाहिए था उस तरह तालमेल बिठाया ही नहीं गया राजनेताओं और सैनिकों के बीच। ये भी एक रीज़न था, ये भी एक वजह थी जो भारत को हार का मुंह देखना पड़ा। अब हम डिस्कस करते हैं भारत तो हारा। 20 नवंबर को चाओ एन लिंग ने अम्बेडकर साहब को बुलाया और बोला कि हम सीज फायर करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका काम तो हो गया था, अक्साई चीन तो उन्होंने अपने कब्जे में कर लिया था। भारत की भी अपनी मजबूरी थी, कर कह सकते थे, हम तो हार चुके थे। अब हम डिस्कस करते हैं और छोटा सा मैं आपको बातें बताता हूँ कि कितने लोग शहीद हुए, कितने लोगों ने भाग लिया इस युद्ध में। तो भारत की तरफ से सिर्फ 12,000 लोगों ने भाग लिया। 12,000 सैनिक ने इस युद्ध में भाग लिया, क्योंकि भारत पूरी तरह से तैयार नहीं था। उसका एक और रीज़न मैं थोड़ा पीछे जाके बताना चाहूँगा। उसका ये रीज़न था, जो जनरल थैयप्पा थे उनका मानना था कि भारत की सेना को फोकस करना चाहिए तो चीन के बॉर्डर पे, जबकि उस समय के रक्षा मंत्री वी.के. कृष्ण मेनन का मानना था कि नहीं, हमको खतरा ज़्यादा जो है पाकिस्तान से। उसका भी खामियाजा ये भुगतना पड़ा और इसी के लिए जनरल थैयप्पा ने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी को अपना इस्तीफा भी दिया था उस समय, लेकिन उन्होंने लिया नहीं था। हम बात कर रहे थे कितने सैनिकों ने भाग लिया, तो उस समय चीन के 80,000 सैनिकों ने भाग लिया और भारत के 12,000 सैनिकों ने भाग। उसमें से 722 चीन के सैनिक मारे गए और भारत के 1383 सैनिक शहीद हुए। 1696 सैनिक मिसिंग है, जो आज तक उनका पता नहीं चला, और 4,000 ऐसे सैनिक थे जिनको युद्ध बंदी की यातनाएं झेलनी पड़ी। घायल सैनिकों की बात करते हो 550 से लेके 800,000 पकड़ लीजिए, इतने सैनिक चीन के घायल हुए और भारत के 1347 सैनिक घायल हुए। अब बात आती है इस युद्ध से हमको मिली क्या, हमने गंवाया क्या? मोर देन 47,000 वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा जगह हम हार गए थे। उस जगह का अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो दिल्ली जैसे 28 राज्य उस क्षेत्र में बन सकते थे। हमने उतना क्षेत्र गंवाया और हम भूल गए। क्या ये युद्ध को टाला जा सकता था? ये मैं प्रश्न आपके ऊपर छोड़ता हूँ। क्या वो युद्ध को हम जीत सकते थे? सोचने वाली चीज़। क्या उस समय का भारत अब के भारत में बदलाव आया है? और क्या चाइना में कितना बदलाव आया है? बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके जवाब आज भी हम लोग ढूंढते रहते हैं। क्या प्रधानमंत्री नेहरू को दोनों पद साथ में लेना चाहिए था? क्या प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री और साथ में विदेश मंत्री लेना चाहिए था? आज भी एक
क्वेश्चन मार्क। मैं उसमें नहीं जाना चाहता, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलेंगे क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि आज तो ऐसा ही हो रहा है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि भारत कहाँ से कहाँ पहुँचा और चाइना कहाँ से कहाँ पहुँचा। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो यू कैन आस्क मी। आप पूछ सकते हैं प्रश्न, जो भी हो आप कमेंट में लिखिए, और जो भी आपको जैसी भी टॉपिक चाहिए आप बताइए मेरे को, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाने की कोशिश करूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।